सारे केस लॉज, जितने भी एमसीक्यू आने वाले हैं, सारे सेक्शंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो ये एक फुल फ्लेज लेक्चर होने वाला है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एडवोकेट मानसी मित्तल और इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको सीवीसी एक्ट 2003 कवर करवाने वाली हूँ। इसमें जितने भी सेक्शंस हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, नोट्स दूंगी, बुलेट नोट्स दूंगी, जितने भी केसेस हैं, जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, हम इसको समझेंगे नहीं, याद भी करवाऊंगी इसी क्लास में, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको कम से कम 100 एमसीक्यू कराऊंगी, जो आप इस लेक्चर को देखने के बाद सॉल्व कर पाओगे, राइट। So let's start with the lecture. Central Vigilance Commission Act. I hope you all are sitting with your bare acts. Bare acts हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं है अभी के लिए कोई बात नहीं, अभी समझो, ठीक है। मैं अभी स्क्रीन पे समझा रही हूँ, वो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। देखिए, इस एक्ट का नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, यानी कि ये 2003 में आया होगा, राइट। अब सबसे पहले सबसे बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, वो बनते हैं इन्फोर्समेंट डेट से, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं, ये सारी जो पूरी पीडीएफ है ये मैं आपको अपने मानसी लॉ क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी, सो आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी के लिए समझिए 100%, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन्फोर्समेंट डेट की बात करें, ठीक है, वो एक बेसिक क्वेश्चन रहता है ना। इन्फोर्समेंट डेट एक बेसिक क्वेश्चन रहता है सबसे पहले। तो इन्फोर्समेंट डेट इस एक्ट की स्टूडेंट्स रहेगी 11th ऑफ सितंबर, राइट, 11th ऑफ सितंबर 2003, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, बेसिक हमें पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं, टोटल सेक्शंस। देखिए, टोटल सेक्शंस बहुत ही छोटा सा एक्ट है, 27 सेक्शंस है, पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ देखिए यही बात की है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है क्या, इसके ऑफिसर्स कौन अपॉइंट करेगा, क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी, वो रिजाइन कर सकते हैं, किसको करेंगे, ठीक है, उनका टेन्योर क्या रहेगा, उनका काम क्या रहेगा, ठीक है। बस इतनी छोटी सी बात है इसके अंदर, ठीक, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसे एक लेक्चर के अंदर आप समझोगे भी एक्ट को, और लर्न भी आपको इसी लेक्चर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और इसी लेक्चर के बाद आज ही इवनिंग में मैं 100 एमसीक्यू पोस्ट करूंगी। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है इस एक्ट के ऊपर मेरा, तो आप वो 100 क्वेश्चन जरूर कर पाओगे और आप इस एक्ट के अंदर 100 और 100 कोई भी एग्जाम में ये एक्ट आए आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो छोटा सा एक्ट है, 27 सेक्शंस है। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल चैप्टर्स है 5, ठीक है, टोटल चैप्टर्स है 5। अब देखिए, और ये जो एक्ट है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या बनाया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि हमने एक कमीशन बनाया है जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब ये जो बॉडी है स्टूडेंट्स, ये जो बॉडी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मीनिंग हम सबसे पहले समझेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो आउटकम होती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो बनाई गई है। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किसी भी प्रोविजन में लिखा गया है कि हम एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाएंगे? नहीं लिखा गया है ना। तो ये जो कमीशन है ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं बनाई गई, ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं आई है, तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कहां से आई है? ये एक स्टैट्यूट से आई है। ये जो कमीशन हमारे पास आया है ये कानून से आया है, इस एक्ट से आया है, इस स्टैट्यूट की वजह से हमने इस कमीशन को बनाया है। तो हम इसे
जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसे कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब देखिए इस एक स्लाइड पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला कि इन्फोर्समेंट डेट क्या है, तो 11 सितंबर 2003। दूसरा कि टोटल सेक्शंस कितने हैं, सो 27 इसमें हमारे पास सेक्शंस है। तीसरा टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो 5 हमारे पास चैप्टर्स हैं। चौथा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 6, तो ये कौन सी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसका जन्म एक स्टैट्यूट की वजह से हुआ, एक कानून की वजह से हुआ, एक एक्ट की वजह से हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था कि हम एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाएंगे, है ना, बल्कि हमने बाद में एक कानून बनाया जिसके अंदर हमने लिखा कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होना चाहिए और उसको बनाना चाहिए। तो ये जो कमीशन है ये एक एक्ट की वजह से आया है, ये एक स्टैट्यूट की वजह से आया है, इसीलिए हम इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ क्योंकि बाद में मेरे को आपको इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी, ये पीडीएफ। ठीक है, ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नाउ बेसिक्स क्लियर हुए इसके। काफी सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए, याद रखना। नोट कर रहे हो, वेरी गुड। अभी के लिए नोट नहीं कर रहे तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, देख देख के आप नोट कर लेना बाद में। आगे चलते हैं। आगे हम चले स्टूडेंट, तो 1964 की बात हम करते हैं। ठीक है, देखिए अभी ये एक्ट हमारे पास कब आया, ये एक्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आया 2003। लेकिन क्या 2003 से पहले भी कभी ऐसी नीड हुई, क्या कभी ऐसी नीड हुई कि हमें तो एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो चाहिए। अब देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सिर्फ आप नाम सुन रहे, कमीशन करता क्या है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ऑफिसर्स थे, ठीक है, करप्शन करप्शन बहुत ज्यादा जो है राइज हो रहा था। जो भी ऑफिसर्स थे ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, ग्रुप सी के, ग्रुप डी के, ठीक है, उनके ऊपर इंक्वायरी की जाए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि कर्ब किया जा सके करप्शन जहां भी हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हमें नीड पड़ी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, जो नजर रखेगा सभी पे, करप्शन को कम करने में हेल्प करेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसलिए हमें इसकी नीड पहले ही 1964 में फील हो गई थी, इसीलिए हमने उस टाइम पे वेरी इंपॉर्टेंट एक कमीशन बनाई, श्री के संथानम कमिटी। ठीक है, इस कमेटी का नाम क्या है, श्री के संथानम कमेटी। ठीक है, ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि सबसे पहले सीवीसी कब फॉर्म हुआ था, किसकी रिकमेंडेशन पे फॉर्म हुआ था। तो एक कमेटी बनाई गई थी 1964 में, जब करप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो हमें एक नीड फील हुई कि एक हमें कमीशन चाहिए जो ऑफिसर्स जो है करप्शन कर रहे हैं उन पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर पाए, नजर रख पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने कमेटी बनाई थी, श्री के संथानम कमेटी। ठीक है, इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी। ठीक है, इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और क्या कहा, कहा कि हमारे पास एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होना चाहिए। इस जो के संथानम कमेटी है इसने हमें ऐसा कहा। उसके बाद कहा कि ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, कमिश्नर है, इनको अपॉइंट कौन करेंगे, इनको अपॉइंट करेंगे कौन, प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, और जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे,
जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, इनकी ये जो पावर्स है कैसे होगी, यूपीएससी चेयरमैन जितनी। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई, इतनी सी बात समझ आई। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात थी 1964 की। ठीक, ये बात है 1964 की। कोई कानून नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, सीवीसी के बारे में कोई एक्ट नहीं था उस टाइम। सीवीसी बनाया जाए उसके बारे में कहीं भी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा था। लेकिन क्योंकि एक नीड महसूस हुई तो जस्ट एंड जस्ट एक कमेटी बनाई, उसके रिकमेंडेशन पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है अपॉइंट किए गए 1964 में। लेकिन हम थोड़े आगे चले, अगर 1995 तक जब हम पहुंचे, 1995 तक जब हम पहुंचे, तो ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो हमने बनाए थे 1964 में, जो शुरू हुआ था श्री के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे, उस कंसेप्ट को हमने, इस कंसेप्ट को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव कर दिया। तो 1995 में हमने रिमूव कर दिया और अब हमारे पास कोई भी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नहीं थे जो कि ऑफिसर्स पे इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायर कर रहे थे करप्शन के मामलों में। तो अब क्या हुआ, अब आ गया 1997। ठीक है, 1997। क्यों, क्योंकि भाई 1964 से 1995 तक तो हमारे पास एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे। लेकिन अब 1995 से 1997, 3-4 साल हमारे पास कोई सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नहीं थे। तो हमें एक बार फिर से नीड हुई कि भाई सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो तो इम्पोर्टेंट है, हमें चाहिए। तो फिर से एक कमिटी बनाई गई जिसका की नाम था इंडिपेंडेंट रिव्यू कमेटी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स IRC भी बोलते हैं। ठीक, अब इस IRC में स्टूडेंट्स 3 मेंबर्स थे। कौन, श्री BG देशमुख, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ के। ठीक है, दूसरे श्री SV गिरी, थर्ड श्री NN वोरा। ठीक है, सो ये कमेटी बनाई गई 1997 में IRC, और उसके अंदर जो है 3 जो थे मेंबर्स थे, श्री BG देशमुख, श्री SV गिरी, श्री NN वोरा। अब ठीक है, अब इस कमेटी ने अपनी क्या रिकमेंडेशंस दी वो देख लेते हैं। तो इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया CVC के बारे में, वो हम देखते हैं। इसने कहा कि भाई CVC के ऊपर सबसे पहली बात तो हमें कानून बनाना चाहिए, उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो पहले हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो हमारे पास पहले थे 1964 में श्री के संथानम कमेटी ने जो बनाए थे, उसको, उस कंसेप्ट को हमें रिस्टोर करना चाहिए। ठीक, और तीसरी बात इन्होंने कही, ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये रिस्पॉन्सिबल होगा कोई भी स्पेशल फोर्स जैसे होती है उसके ऊपर सुपरिटेंडेंस रखने के लिए, फॉर एग्जांपल CBI, उसके ऊपर ये जो है रिस्पॉन्सिबल होगा CVC। ठीक, अब इसकी नीड जो है 1997 में स्टूडेंट्स फील क्यों हुई, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर आ जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर हमें इसकी CVC की नीड फिर से पड़ गई 1997 में। ठीक है, इस केस का नाम है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसको जैन हवाला केस
जैन हवाला केस नेम से भी पॉपुलरली जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई ये जो आपका सीवीसी का कॉन्सेप्ट था उसको रिस्टोर करो, सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दो, उस पर कानून बनाओ जल्द से जल्द, हमें उसकी बहुत जरूरत है करप्शन को रोकने के लिए। इतनी बात समझ आई? तो ये पूरी हिस्ट्री थी। लेकिन लेकिन कानून बनाना, अब हम बैठे 1997 पे, कानून बनाना एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, कानून बनाना तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो भाई फिर क्या किया गया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस निकाला गया फॉर द टाइम बीइंग। सो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस 1998, देखिए नीड महसूस हुई 1997 में, डायरेक्शंस दिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट इतनी जल्दी लॉ कैसे बनता, तो इसीलिए पहले ऑर्डिनेंस बना दिया, सीवीसी ऑर्डिनेंस 1998। ठीक, अब देखिए, अब ये जो ऑर्डिनेंस है ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, टेम्परेरी होता है, लैप्स हो जाता है ना। तो फिर क्या किया गया, इसको हम लॉ बनाना चाह ही रहे थे, इसका जो है बिल जो है प्रोसेस में चल रहा था, लोकसभा गया, राज्यसभा गया, लेकिन उसी दौरान राज्यसभा जो है डिसॉल्व हो गई, तो फिर ये बीच में रह गया फिर से। लेकिन लेकिन गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और सीवीसी ऑर्डिनेंस 1999 बनाया और रेजोल्यूशन पास करके उसको स्टेटस दे दिया कि भाई जब तक कोई नया कानून नहीं आता तब तक ये लैप्स नहीं होगा। समझ में आया? सीवीसी ऑर्डिनेंस 1998, उसके बाद गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास करके सीवीसी ऑर्डिनेंस 1999 बनाया। तो हिस्ट्री में से ही देखिए कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर हो जाते हैं। ठीक, और फिर देन फाइनली हमारे पास आ गया 11 सितंबर 2003 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। हिस्ट्री हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा कि ये एक्ट हमारे पास 2003 में आया था। ठीक है, उसके पहले भी क्या इस एक्ट की, इस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की कभी नीड फील हुई? हाँ, 1964 में हुई थी, पर उस वक्त हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं था इस कमीशन को बनाने का, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था। बस नीड फील हुई तो हमने एक कमेटी अपॉइंट की, श्री के संथानम कमेटी, उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी, उसकी रिकमेंडेशंस पे हमने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, फिर 1995 आया, 1995 में हमने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के कंसेप्ट को रिमूव कर दिया। लेकिन 1997 में एक करप्शन का बहुत बड़ा केस हुआ, जैन हवाला केस, जिसका नाम है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1997 का ये केस है। उस टाइम हमें फिर से नीड फील हुई कि कुछ ऐसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होनी चाहिए, तो हमने 1997 में फिर से एक कमेटी अपॉइंट की जिसको कि आईआरसी बोलते हैं। इसमें 3 मेंबर्स थे और इस कमेटी ने कहा कि भाई हमें नीड है तो जो पहले सीवीसी था उसी कॉन्सेप्ट को वापस लाया जाए, इस बार इस पे कोई कानून बनाया जाए, इसको प्रॉपर स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी कि हाँ सीवीसी बनाया जाए, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाए। ठीक, तो इस पे सरकार ने काम भी किया। अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था, तो सबसे पहले सीवीसी ऑर्डिनेंस 1998 बनाया, उसके बाद इसका बिल की प्रोसेस चली रही थी इसको एक्ट बनाने की, लेकिन ये दोनों हाउसेस से पास नहीं हो पाया। ठीक, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा जैसे ही जा रहा था, राज्यसभा उस टाइम डिसॉल्व हो गई, तो ये फिर से अटक गया बीच में। लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट ने बाय रेजोल्यूशन पास किया सीवीसी ऑर्डिनेंस 1999, जिसमें कहा कि ये तब तक लैप्स नहीं होगा जब तक नया कानून नहीं आ जाता। फाइनली हमारे पास ये कानून आ गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। आई होप हिस्ट्री सबको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं इसके सेक्शंस पे। ठीक है,
देखिए सबसे पहले हमारे पास सेक्शन नंबर 2 आ जाता है जो कि डेफिनेशन की बात करता है। एक्ट में कोई भी डेफिनेशन जो है नहीं दी गई है, ठीक है। हर बात में बोला गया है कि सीवीसी क्या है, सीवीसी वो है जो सेक्शन 4 में बताया गया है, डीएसपी क्या है जो डीएसपी एक्ट सेक्शन 2 में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर जो है डेफिनेशन नहीं दी गई है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, डेफिनेशंस में कहा गया है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन होंगे, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो होंगे जो इस एक्ट में सेक्शन 4 में बताए गए। तो डिफाइन नहीं दी गई, डिफाइन में कहा गया कि ये कौन है, सेक्शन 4 में जाके देख लो। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, उसमें कह दिया अंडर सेक्शन 3 जाके देख लो। उसके बाद डीएसपीई क्या है, कहा कि डीएसपीई एक्ट के सेक्शन 2 में जाके देख लो, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट कंपनी क्या है, तो कहा कि कंपनीज एक्ट में जाके देख लो। ऐसे ही कहा कि लोकपाल क्या है, तो कहा लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में जाके देख लो। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफाइन जो है स्टूडेंट अमेंडमेंट से डाली गई है डी ए क्लॉज में 2014, ठीक है। अमेंडमेंट 2014 से डाली गई है। प्रिस्क्राइब्ड क्या है, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स जो भी प्रोवाइडेड है इस एक्ट में ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद विजिलेंस कमिश्नर क्या है जो सेक्शन 4 में बताया गया है। तो पूरे एक्ट में जो सेक्शन 2 है डिफाइन नहीं दी गई, वो कहा है इस सेक्शन में जाके देख लो, उस सेक्शन में जाके देख लो, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं सेक्शन 3 पे। यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। देखिए सेंट्रल हम बात कर रहे हैं बार बार, एक्ट का नाम ही है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कमीशन है, एक बॉडी है, यानी कि इसमें ऑफिसर्स होंगे। कौन कौन ऑफिसर्स होंगे उसके बारे में देखते हैं। देखो हमने यहाँ पे देखा है ना, ये लिखा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होगा, सेक्शन 3 में जाके देख लो। तो हम देखते हैं हम सेक्शन 3 में कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है क्या, ठीक। सो इसमें 3 ऑफिसर्स होंगे। सबसे पहले तो होंगे जो, वो होंगे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। दूसरे होंगे विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। और तीसरे होंगे सेक्रेटरी, तीसरे होंगे सेक्रेटरी। तो ये 3 लोग यहाँ पे होंगे। अब देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक ही होंगे इस कमीशन के अंदर, ठीक है। विजिलेंस कमिश्नर 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अगर एक भी है तो काम चलेगा, लेकिन 2 मैक्सिमम होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। सेक्रेटरी भी एक ही होंगे, ठीक। तो 3 मेंबर है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक हो सकते हैं, सेक्रेटरी एक होंगे, विजिलेंस कमिश्नर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन एक से भी काम हमारा चल जाएगा। अब देखिए ये तो बता दिया कि ये हो सकते हैं, लेकिन इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कौन बन सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कमिश्नर, या फिर कौन बन सकते हैं यहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं। सो देखिए इसकी 2 क्वालिफिकेशंस है, 2 क्वालिफिकेशंस है, ठीक। क्या क्या, या तो अगर वो बंदा जो भी अपॉइंट होना चाहता है एज सेंट्रल विजिलेंस का कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर, वो अगर ऑल इंडिया सर्विसेज वाला बंदा है, प्लस साथ ही में और नहीं है, प्लस है, प्लस उसको एक्सपीरियंस है विजिलेंस का, पॉलिसी मेकिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो पर्सन हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा कौन सा पर्सन हो सकता है, दूसरा पर्सन हो सकता है जो कोई पर्सन ऐसा है जो होल्ड करता है ऑफिस। अगर कोई बंदा होल्ड कर रहा है ऑफिस गवर्नमेंट कंपनी में, यहाँ पे देखा ना हमने, देखो गवर्नमेंट कंपनी है ना, गवर्नमेंट कंपनी में, सेंट्रल एक्ट के अंदर बनाई गई किसी कंपनी के अंदर, कोई ऐसी कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस है और नहीं है, साथ ही साथ उसे नॉलेज हो फाइनेंस की, इंश्योरेंस की,
बैंकिंग लॉ की या फिर विजिलेंस की। तो इन दोनों में से कोई भी पर्सन सेंट्रल विजिलेंस का जो कमिश्नर बन सकता है या फिर विजिलेंस कमिश्नर बन सकता है। सेक्रेटरी से रिलेटेड कोई भी क्वालिफिकेशंस की बात नहीं की गई है, ठीक है। सेक्रेटरी से रिलेटेड कोई भी क्वालिफिकेशंस की बात नहीं की गई है, बस ये बताया सेक्रेटरी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी, ठीक। सेक्शन 3 क्लियर हो गया। कमीशन में 3 लोग होंगे, एक कमिश्नर, एक विजिलेंस कमिश्नर और सेक्रेटरी, ठीक है। विजिलेंस कमिश्नर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन एक भी है तो चलेगा, 2 से ज्यादा लेकिन नहीं हो सकते। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो, ठीक है। अब देखिए हमने क्वालिफिकेशंस तो देख ली, कितने लोग हो सकते हैं वो देख लिए। तो सेक्शन 4 हमें बता रहा है कि अब ये जो सेंट्रल विजिलेंस के कमिश्नर है एंड ये जो विजिलेंस कमिश्नर की हमने बात की है, जिनकी क्वालिफिकेशंस की हमने बात की है, इनको अपॉइंट कौन करेगा, ठीक। तो इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय हिज वारंट अंडर हिज सील, ठीक। रिटर्न में हैंड ओवर करेंगे वारंट जिस पर उनकी सील लगेगी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे करेंगे, किसी की रिकमेंडेशन पे ही तो करेंगे, किसी की रिकमेंडेशन पे ही तो करेंगे। सो जो कमिटी रिकमेंड करेगी, प्रेसिडेंट देखिए बेसिकली किसकी रिकमेंडेशन पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, है ना। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन पे काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सेकंड पर्सन जो होंगे वो होंगे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और थर्ड पर्सन जो होंगे वो होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो इन तीनों पर्सन्स की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे विजिलेंस कमिश्नर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को। इतनी बात समझ आई। अब हमने क्वालिफिकेशंस देख ली, कौन अपॉइंट करेगा वो देख लिया। तो हम ये देखते हैं कि इनका टेन्योर कितना रहेगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इनका टेन्योर कितना रहेगा। तो सेक्शन 5 हमें टेन्योर बताता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर विजिलेंस कमिश्नर का टेन्योर रहेगा 4 इयर्स, 4 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। अब इसका मतलब स्टूडेंट्स मैं आपको समझाती हूँ। देखिए अगर कोई पर्सन 60 इयर्स का है तो वो 4 साल के लिए सर्व कर पाएगा, क्योंकि तब वो होगा 61, 62, 63, 64 इयर्स, है ना। तो 4 साल का वो सर्व कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन 63 इयर्स का है और उसको तब अपॉइंट किया जाता है, तो क्या वो 4 साल कर पाएगा सर्व? नहीं, वो पहले ही 65 इयर्स का हो जाएगा, ठीक। तो इस केस में 65 इयर्स ऑफ एज या फिर 4 इयर्स की सर्विस, जो भी पहले होता है उतना टेन्योर रहेगा, ठीक। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अगर आप विजिलेंस कमिश्नर बन गए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी shall not hold any office of profit या फिर कोई डिप्लोमेटिक असाइनमेंट, ठीक। अब देखिए इनको अपॉइंट किसने किया था, प्रेसिडेंट ने, है ना। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, वारंट से सील लगी हुई थी उस पे। तो अगर इनको रिजाइन देना है, रिजाइन करना है, तो वो भी किसको देंगे, प्रेसिडेंट को इन हैंड देंगे, ठीक। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की सैलरी कैसी होगी, ये जो यूपीएससी चेयरमैन की होती है, ठीक। और
विजिलेंस कमिश्नर की जितनी यूपीएससी मेंबर की होती है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब सेक्शन 6 पे चलते हैं। देखिए हमने सबसे पहले देखा कमीशन, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेक्शन 3 में देखा इसमें कौन कौन होगा, तो होगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर एंड सेक्रेटरी। फिर हमने आगे देखा सेक्शन 4 में कि भाई इनकी जो है क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, टेन्योर क्या होगा, आगे 5 में देखा। ठीक है, अब हम 6 में देखेंगे कि भाई अगर ये कुछ मिसबिहेवियर करते हैं या बाद में इनको सब्सिक्वेंट इनकैपेसिटी हो जाती है तो क्या इनको रिमूव भी किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। किस किस ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है वो हम अब पढ़ते हैं। देखिए अगर कोई प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, ठीक है, दूसरी बात इनकैपेसिटी है, तो भाई इनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब रिमूव करने से पहले प्रेसिडेंट साहब ने, क्योंकि इन्हें अपॉइंट किया था तो पावर प्रेसिडेंट साहब के पास है। अगर प्रेसिडेंट सर जो है अगर वो रेफरेंस कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो वो बिल्कुल एडवाइस ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि ऐसे मामले में हमें क्या करना चाहिए। आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है ना कि प्रेसिडेंट सर जब भी कंफ्यूज होते हैं किसी मामले के बारे में, कुछ एड एंड एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा कि उन्हें कोई एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। ठीक है, इन द मीन टाइम जो भी रिमूवल प्रोसेस चल रहा है या इंक्वायरी चल रही है इनके बारे में, प्रेसिडेंट सर जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को या विजिलेंस कमिश्नर को क्या कर सकते हैं, फॉर द मीन टाइम सस्पेंड कर सकते हैं या प्रोहिबिट कर सकते हैं टू एंटर इनटू द ऑफिस एंड होल्डिंग द सीट फॉर द मीन टाइम। ठीक, देखिए प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी तो हमने पढ़ ली थी, आगे कुछ और ग्राउंड्स भी हैं कब इन्हें रिमूव किया जा सकता है सीवीसी या वीसी को। तो भाई अगर ये इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है, कन्विक्ट है मॉरल टर्बिट्यूड के तहत, या कोई प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लिया है, मैंने पहले भी बताया ना कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते। ठीक है, अनफिट हो गए हैं। ठीक, सो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर इनको रिमूव किया जा सकता है, रिमूव बाय प्रेसिडेंट। ठीक, इतनी सी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते, देखिए अभी मैंने बताया कमीशन के अंदर कौन होंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, विजिलेंस कमिश्नर होंगे और सेक्रेटरी होंगे। तो ये बड़े बड़े ऑफिसर्स हो गए भाई ये तो। अब बेसिक ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, किसी को कुछ टाइप करके देना है, कुछ वारंट बनाना है, तो कौन करेगा सारा काम बैक एंड का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टाफ भी चाहिए। कमीशन के अंदर हमें स्टाफ भी चाहिए, है ना। तो अभी तो हमने ऑफिसर्स की बात की थी कि सेक्रेटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेगी, दोनों कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कर लेंगे, लेकिन स्टाफ भी तो चाहिए, है ना। तो स्टाफ को कौन अपॉइंट करेगा, तो यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करके अपना स्टाफ जो है अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी बात थी। ठीक, अब देखिए हमने इतना ज्यादा किया है कि हम कमिश्नर्स अपॉइंट करेंगे, एक कमीशन बनाएंगे, उसमें स्टाफ रखेंगे, उनकी ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उनको रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये हमने कमीशन बनाया है किसी काम के लिए बनाया है ना, क्यों बनाया है, क्यों बनाया है हमने ये कमीशन क्या करेगा, इस कमीशन के क्या फंक्शंस है, इस कमीशन की क्या पावर्स है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 8 हम अब स्टूडेंट्स देखते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस।
अब इतनी मेहनत से हमने कुछ कमीशन बनाया है तो इसका कुछ तो बहुत बड़ा काम होगा, है ना। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सीवीसी वीसी, ठीक। अब इनका क्या काम है? सबसे पहली बात तो ये सुपरिटेंडेंस रखेंगे। डी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कोई भी ऐसी फोर्स बन रही है, फॉर एग्जांपल सीबीआई एक है, तो वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या वो ढंग से काम कर रही है, नहीं, तो सुपरिटेंडेंस रखेंगे। लेकिन सिर्फ सुपरिटेंडेंस रखेंगे, ये मैनर नहीं बता सकते कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन करो, ऐसे करोगे। वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन वो इंडिपेंडेंटली करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक सुपरिटेंडेंस रखेगा उसके ऊपर, ठीक है। उनको ये डायरेक्शंस दे सकता है। डायरेक्शंस देने का मतलब ये है कि वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैनर बताने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये डीएसपीई को डायरेक्शंस देंगे। तीसरी बात, सीवीसी मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्यों बनाया है, क्योंकि कुछ ऑफिसर्स हैं जो करप्शन कर रहे हैं, जो ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं, ग्रुप ए ऑफिसर्स, ग्रुप बी ऑफिसर्स, ग्रुप सी ऑफिसर, ग्रुप सी डी ऑफिसर्स। सो सीवीसी जो है इंक्वायर कर सकता है अगर पब्लिक सर्वेंट ने कोई भी ऑफेंस किया है, उन्हें लगता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, अगर लगता है कि कोई ऑफेंस किया है। चौथी बात, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो अगर कोई कंप्लेंट रिसीव हुई है अगेंस्ट सम पब्लिक सर्वेंट, तब भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इंक्वायर। फिफ्थ थिंग है कि ये रिव्यू करेंगे इन्वेस्टिगेशन को, विच इज डन बाय डीएसपीई, ठीक। सिक्स्थ थिंग है कि ये रिव्यू करेंगे सैंक्शन एप्लीकेशन को, रिव्यू करेंगे सैंक्शन। अब ये सैंक्शन एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, बीएनएसएस में या सीपीसी है, बहुत सारे सेक्शंस आपने ऐसे पढ़े होंगे जिसके अंदर के लिखा होता है कि पुलिस सर्वेंट के ऊपर या कोई ऐसा ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है, उसके अगेंस्ट आपको केस फाइल करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेनी पड़ती है, उसी के बाद ही प्रोसीड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि वो सैंक्शन एप्लीकेशन, देखिए सरकार के ही लोग हैं, उनके अगेंस्ट ही करना है, तो वो अपने लोगों के अगेंस्ट क्या सैंक्शन एप्लीकेशन दे देगी? ये एप्लीकेशन धूल खाती थी, पड़ी रहती थी, वो देते नहीं थे, है ना। तो इसीलिए इस कमेटी में ये भी कहा गया कि ये कमेटी रिव्यू रखेगी कि सैंक्शन एप्लीकेशंस का क्या स्टेटस है, क्या उनको सैंक्शन दिया जा रहा है। ये हेल्प करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की उनको टेंडर एडवाइस में। 7 पॉइंट है ये जो सीवीसी है, ये टेंडर करेगी एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई और क्या हमें करना चाहिए, सैंक्शन एप्लीकेशन हमें अलाउ करनी चाहिए या नहीं। तो ये सारा काम सीवीसी का है। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। अब इस सैंक्शन एप्लीकेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसका की नाम है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रताप सिंह। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रताप सिंह 2024 सुप्रीम कोर्ट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये सैंक्शन एप्लीकेशन के बारे में बताया कि हाँ भाई, जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनके रिलेटेड पहले सैंक्शन लेनी पड़ती है, उसी के बाद ही प्रोसीड कर सकते हो। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होगी। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि भाई कभी भी जो सीवीसी है वो इंक्वायर कर सकती है अगर कोई भी कंप्लेंट आती है अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट की उसने कोई ऑफेंस कर दिया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, है ना। तो इसके लिए बता रहे हैं कि कौन से पब्लिक सर्वेंट की जो है यहाँ पर कंप्लेंट आई है, उस पब्लिक सर्वेंट की जो कि ग्रुप ए ऑफिसर है, ग्रुप बी ऑफिसर है, ग्रुप सी ऑफिसर है या ग्रुप डी ऑफिसर है, ठीक है। अर्लियर यहाँ पे सिर्फ ग्रुप ए ऑफिसर्स की कंप्लेंट आई है अगर, तो उस पे सीवीसी जो है
इंक्वायर कर सकता था। लेकिन 2014 में एक अमेंडमेंट की गई, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया, जिससे कहा गया कि जो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी ऑफिसर्स हैं, उनकी अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उस पे भी सीवीसी इंक्वायर कर सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब कहा कि ग्रुप ए और बी को अलग रखो, ग्रुप सी और डी अलग है। अब ग्रुप सी और डी सेक्शन 8A डाला गया। ठीक है, ये भी अमेंडमेंट से डाला और इसमें कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सो कहा गया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के अगर कोई ऑफिसर्स हैं, ठीक है, अगर वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो आता है, तो इनके ऊपर सीवीसी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है कर सकता है, जो कि सीवीसी को विद इन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइमलाइन का, विद इन 90 डेज करनी होगी। पर अगर विद इन 90 डेज नहीं कर पा रहे तो फर्दर ये 90 डेज एक्सटेंड हो सकते हैं अप टू 90 डेज, यानी कि टोटल 120 डेज हो गया। ठीक है, अब सीवीसी तो इंक्वायरी कर ही रही है, अपने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है करेगी, इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन जो है सॉरी लेगी। लेकिन साथ ही साथ डीएसपीई जो है इन ग्रुप सी और डी ऑफिसर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। अब क्योंकि अगर इन पे इंक्वायरी चल रही है, प्राइमा फेसी केस दिख रहा है, तो ऑडी एल्ट्रम पैटम का जो है लैटिन फ्रेज को हम मानते हुए इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देंगे। ठीक है, आपको अपने डिफेंस में कुछ कहना है क्योंकि आपके ऊपर इंक्वायरी चल रही है तो आप कह सकते हो। ठीक है, मैंने कहा कि डीएसपीई इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो सेक्शन 8 में, सेक्शन 8B में बताया कि जो डीएसपीई इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये विद इन 6 मंथ्स में इसको कंप्लीट करना होगा। अगर नहीं होता तो फर्दर 6 मंथ्स जो है एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि टोटल 1 ईयर हो गया। उसके बाद इन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी है, डीएसपीई ने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी है, उसकी रिपोर्ट ये, उसकी रिपोर्ट ये सीवीसी को दे देंगे। अब सीवीसी आगे क्या करेगा? सीवीसी इस चार्ज शीट को स्पेशल कोर्ट में भेज देगा, और ये अपना डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो कर ही रहे हैं सीवीसी, जो अपने लेवल पे कर रहा है। लेकिन जो डीएसपी ने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दी है सीवीसी को, वो सीवीसी आगे उस चार्ज शीट को स्पेशल कोर्ट में जो है भेज देगा। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम बार बार सीवीसी के ऑफिसर्स की, सीवीसी के स्टाफ की, सीवीसी के पावर्स देख लिए, फंक्शन देख लिए कि भाई ये जो ऑफिसर्स करप्शन करते हैं ना, उनको निगरानी करने के लिए, उनको नजर रखने के लिए बिठाया गया है सीवीसी को, उन पे इंक्वायरी करें, है ना। अब सीवीसी एक कमीशन है तो उसका कोई हेड क्वार्टर भी होगा, तो सीवीसी का सेक्शन 9 यही बोल रहा है, सिंपल सी बात, कि जो सीवीसी है इसका हेड क्वार्टर होगा दिल्ली में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर होगा दिल्ली में। दूसरी बात, अब हमने देखा कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे वो एक थे, लेकिन विजिलेंस कमिश्नर हमारे पास दो दो हैं। जस्ट इन केस सेक्शन 10 बोल रहा है कि भाई जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है अगर, या फिर वो रिजाइन कर देते हैं, तो उनकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी। तो उस टाइम फॉर द मीन वाइल विजिलेंस कमिश्नर will be appointed as CVC by the president until, for the meantime यही है, until new CVC is appointed।
आई होप इतनी सी बात समझ आई होगी। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये ऐप कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब सीवीसी हमने कमीशन तो बना दी, हमने उसको कुछ फंक्शंस दे दिए, तो उसको कुछ पावर्स भी देंगे ताकि वो अपना काम सही से कर पाए स्टूडेंट्स, है ना। तो अगर कभी भी इंक्वायरी करेगा सीवीसी, तो उसके पास पावर कैसी होगी? पावर बिल्कुल सिमिलर होगी जैसे कि एक सिविल सिविल कोर्ट की जो पावर होती है, वैसी ही प्रॉपर पावर्स होंगी सीवीसी के पास। सिविल कोर्ट के पास क्या पावर्स होती है? जैसे वो समन कर सकते हैं विटनेसेस को, है ना, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल सकते हैं, एविडेंस ऑन एफिडेविट बोल सकते हैं, इशू कर सकते हैं कमीशन। तो जैसी भी सिविल कोर्ट की पावर्स होती है, बिल्कुल वैसी ही पावर होंगी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास वाइल इंक्वायरिंग इनटू द मैटर्स। ओके, प्रोसीडिंग कैसी होंगी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की प्रोसीडिंग्स बिल्कुल एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जैसी होंगी। ठीक है, अब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है ये हम देख सकते हैं सेक्शन 2 MBNSS में और सेक्शन 2 CRPC। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेक्शन 13। अब देखिए कमीशन इतना काम कर रही है, बंदे अपॉइंट कर दिए, कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी, स्टाफ, तो भाई उनको फंड्स भी जरूरत होगी। तो एक्सपेंसेस कहाँ से जाएंगे इस कमीशन के? एक्सपेंसेस होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वहां से इसके एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, सेक्शन 14 एक और बात कर रहा है एनुअल रिपोर्ट की। अब देखिए हमने इतनी तगड़ी कमीशन बना दी, इतनी तगड़ी हमने कमीशन जो है बना दी, है ना। तो ये भाई पूरे साल में कुछ 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 काम करेगी। तो इसने क्या काम किया है पूरे साल? तो ये जो सीवीसी है अपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को भेज देंगी। ठीक है, जब से ईयर क्लोज होने वाला होगा उसके विदिन 6 मंथ्स ऑफ क्लोज ईयर, ये अपनी सीवीसी अपनी ईयरली रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को जो है भेज देंगे। और प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउस में, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब देखिए सेक्शन 15। अब देखिए भाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। अब इस कमीशन को बनाया गया है भाई बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए, है ना। तो भाई बेचारे ये डरेंगे अगर सेक्शन 15 नहीं डाला हमने, तो सेक्शन 15 भी हमने डाल दिया कि सीवीसी के जो ऑफिसर्स है अगर ये गुड फेथ में कुछ करते हैं तो इन्हें एग्जेम्पशन मिल जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगी, कोई सूट इनके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, कोई प्रोसिक्यूशन इनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, और और ये जो विजिलेंस कमिश्नर होंगे या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, क्या ये पब्लिक सर्वेंट होंगे? तो जी हाँ, ये बिल्कुल पब्लिक सर्वेंट होंगे। जैसे ही अंडर सेक्शन 21 आईपीसी बोलता है या फिर न्यू कानून आ चुका है तो सेक्शन 2 का 28 ऑफ बीएनएस के हिसाब से विजिलेंस कमिश्नर या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बिल्कुल एक पब्लिक सर्वेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 14 में हमने बात की थी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को भेजेंगे। ठीक है, अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से नीचे क्या है? डीएसपीई। क्या है? डीएसपीई। तो जो डीएसपीई है उसने क्या इन्वेस्टिगेशन करी है? वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सीवीसी को भेजेंगे। ठीक है, वो अपनी रिपोर्ट जो है सीवीसी को भेजेंगे और सीवीसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और अगर नहीं करता एक्सेप्ट तो उसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे।
ठीक है। डीएसपी क्या है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा अलग अलग ऑफिसर्स के ऊपर कि उन्होंने करप्शन किया है नहीं किया, अपनी रिपोर्ट वो सीवीसी को भेजेगा, सीवीसी आगे वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या तो एक्सेप्ट कर लेगी हाँ बिल्कुल सही इन्वेस्टिगेशन करिए, किया है इसने ऑफेंस किया है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं नहीं एक्सेप्ट करना, तो वो रीजंस रिकॉर्ड करके नॉट अलाउड भी कर सकती है उस इन्वेस्टिगेशन को विच इज डन बाय डीएसपीई। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब सेक्शन 18 पे चलते हैं। अब सेक्शन 18 पे चलते हैं। 18 क्या क्या कहता है, सीवीसी, ठीक है, ने जो रिपोर्ट भेजी है यहाँ पे पावर टू कॉल रिपोर्ट की, कोई भी दस्तावेज है या कोई रिपोर्ट जो आगे भेजी है उसको रिकॉल करने की पावर यहाँ पर रहेगी रिपोर्ट को। ठीक है, सेक्शन 19 पे चलते हैं, कंसल्टेशन विद सीवीसी। ठीक, अब देखिए ये पूरा एक्ट एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है ना, तो सीवीसी कमीशन बनाना चाहती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सो सीवीसी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो वो सीवीसी से ले सकते हैं। किस रिगार्डिंग कंसल्टेशन चाहिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो सारे ऑफेंसेस हैं, ये सारी चीजें करप्शन वाली, इसके लिए कोई रूल्स बनाने हैं, कोई रेगुलेशंस बनाने हैं, कोई नोटिफिकेशन जारी करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीवीसी की कंसल्टेशन जो है ले सकता है। ठीक है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है रूल्स बनाने की, ठीक है, रेगुलेशंस बनाने की, ठीक है, नोटिफिकेशन निकालने की, या कुछ डिफिकल्टीज हैं तो डिफिकल्टीज को रिमूव करने की, सारी की ये सारी पावर्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये सारी चीजें करने से पहले क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करना चाहता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को तो बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 24 पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या है देखिए, ये एक्ट आया 2003 में, लेकिन 1964 में भी हमने देखा था कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हमने अपॉइंट किए थे के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो उस टाइम उन्होंने भी कुछ काम किए होंगे, तो कहा गया कि उन्होंने जो काम किया वो डीम किया जाएगा कि वो सीवीसी एक्ट 2003 के अंदर ही उन्होंने काम किया है, तो वो डीम कर लिया जाएगा उनके उस वाले काम को। ठीक है, अब सेक्शन 25 पे अगर हम चले तो ये एक सिंपल सी चीज बता रहे हैं कि भाई हम अपॉइंट करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी हम एक अपॉइंट करेंगे, जिसमें कौन कौन होंगे, पहली बात तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, दूसरे पर्सन विजिलेंस कमिश्नर होंगे, तीसरे पर्सन सेक्रेटरी होंगे होम मिनिस्ट्री के, और चौथे पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, और पांचवे पर्सन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के होंगे। तो ये 5 लोग होंगे। ठीक है, तो ये 5 लोग होंगे जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट में रहेंगे, उसके मेंबर्स होंगे। और इनका टेन्योर कितना होगा, इनका टेन्योर होगा 2 साल के लिए इन्हें इनिशियली अपॉइंट किया जाएगा, और मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए इनका टेन्योर हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे 1 ईयर का ही एक्सटेंशन जो है हो सकता है। ठीक है, तो 2 साल के लिए पहले किया जाएगा, फिर 1 साल 1 साल 1 साल 5 साल मैक्सिमम इनको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक, आई होप आपको पूरा का पूरा एक्ट समझ आया हो। 25 सेक्शंस हमने कर लिए हैं, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें आई होप नहीं था, है ना। तो हमने इसमें 2 केस भी किए, स्टेट ऑफ पंजाब वाला जिसके के अंदर हमने देखा कि जो सैंक्शन एप्लीकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस बताई सुप्रीम कोर्ट में 2024 में, कि भाई जो पब्लिक सर्वेंट है उनके लिए अगेंस्ट जो है पहले हमें सैंक्शन लेनी पड़ती है,
और विनीत नारायण जैन वाला केस देखा 1997 का, जिसके तहत फाइनली स्टैट्यूट का जन्म किया गया। ठीक है, सो इतना हमने समझा। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी आपकी रेफरेंस के लिए, तो एक बार हम बेयर एक्ट से भी देख लेते हैं। और ये लेक्चर देखने के बाद इसके अगला मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ जिसके अंदर हम 100 एमसीक्यू करेंगे, जिसके अंदर की हम 100 एमसीक्यू करेंगे। तो सारे के सारे एमसीक्यू जितने भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, हम सारे एमसीक्यू देख लेंगे उस लेक्चर के अंदर। अब जल्दी से हम बेयर एक्ट से भी देख लेते हैं एक्ट को। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्ट का नाम हमने देखा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 इसका नाम है। ठीक है, 2003 में आया। इसके पहले की हिस्ट्री हमने देखी 1964 के अंदर हमें नीड फील हुई, के संथानम कमेटी जो है हमने अपॉइंट करी। 1995 में हमने सीवीसी को रिमूव कर दिया। 1997 में फिर से नीड फील हुई, हमने ऑर्डिनेंस बनाया, रेजोल्यूशन पास करके फिर से 1999 में एक रेजोल्यूशन बनाया, तब जाके हमारे पास फाइनली 2003 में ये एक्ट आया। ठीक है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है ये मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, ये मुझे बताना आप कमेंट करके। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर 27 जो है सेक्शंस है, 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइटल आपको पता है सीवीसी कमीशन एक्ट 2003। फिर हमने डेफिनेशंस इसके अंदर कुछ देखी थी, चलो एक बार बेयर एक्ट से भी देख लेते हैं। ठीक है, सो इस एक्ट का नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ये एक्ट नंबर 45 है 2003 का। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद इन्फोर्समेंट डेट यहाँ पे आ जाती है 11 सितंबर 2003। ठीक है, इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया गया है, टू इंक्वायर केसेस जो कि किए गए हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। पब्लिक सर्वेंट्स अगर कुछ ऐसे एक्ट्स कर रहे हैं तो उन पे इंक्वायरी कर सके, तो उसके लिए कमीशन को बनाया गया है। सेंट्रल एक्ट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो हमने देखा ना एंड में, पावर्स, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, रिमूव डिफिकल्टीज, सारी पावर किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब पहला सेक्शन आ जाता है शॉर्ट टाइटल का, तो सीवीसी कमीशन 2003 हम इसको कहेंगे। सेकंड सेक्शन आ जाता है डेफिनेशन का, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन होंगे, जो सेक्शन 4 में बताए गए हैं। ठीक है, कमीशन मींस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो सेक्शन 3 में बताई गई है। ये सारी डेफिनेशन हमने देख ली हैं। उसके बाद सेक्शन 3 आ जाता है कि भाई एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होगी, जिसके अंदर सीवी कमिश्नर होंगे, विजिलेंस कमिश्नर होंगे और सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, तो विजिलेंस कमिश्नर जो होंगे वो मेंबर होंगे, और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होंगे वो चेयरपर्सन होंगे, और एक सेक्रेटरी होंगे जिनको की अपॉइंट करेंगे, सेक्रेटरी होंगे जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो सारी चीजें हम देख चुके हैं। उसके बाद अपॉइंट कौन करेगा इन कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर को, है ना। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, तो एक कमेटी है इसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करेंगे, जिसमें पीएम होंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। तो ये अपनी रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को और उसके बिहाफ पे वो अपॉइंट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो टर्म कितना रहेगा इनके ऑफिस का, तो 4 इयर्स। तो 4 इयर्स, या फिर जब वो एंटर करते हैं अपने ऑफिस को 4 इयर्स और 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब अगर कोई विजिलेंस कमिश्नर है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं करेंगे। ठीक, सो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी देखी हैं, तो आप इसको रीड कर सकते हो। रिमूवल भी किया जा सकता है, अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया था, रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेंगे। जब तक रिमूवल प्रोसेस चल रहा है, मीन वाइल जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है या विजिलेंस कमिश्नर है, इनको अटेंड करने से ऑफिस को प्रोहिबिट किया जा सकता है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। इस मामले के ऊपर, रिमूवल के मामले के ऊपर अगर कोई एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए प्रेसिडेंट को, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से ग्राउंड होंगे रिमूवल के, इंसॉल्वेंसी एक ग्राउंड हो सकता है, कन्विक्शन एक ग्राउंड हो सकता है, मॉरल टर्पिट्यूड एक ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है उन्होंने। ठीक है, अनफिट हो गए हैं टू वर्क इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, एक्वायर कर रहे हैं कोई फाइनेंशियल गेन। ठीक,
तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टाफ, जो स्टाफ है इनको जो कमीशन है वो अपॉइंट करेंगे विद कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फंक्शंस क्या रहेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में देख लिया है कि भाई ये डायरेक्शन देंगे डीएसपी को, सुपरिटेंडेंट्स रखेंगे डीएसपी के ऊपर, इंक्वायरी करेंगे कोई भी केसेस है अगर अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट रिसीव हुई है तो भी ये रिव्यू करेंगे प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो डीएसपी कर रहा है, रिव्यू करेंगे कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशंस है सैंक्शन की। इससे रिलेटेड हमने केस भी पढ़ा था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रताप सिंह वाला, ठीक है। कोई भी टेंडर करनी है एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमने देखी। 8A में देखा कि भाई जो ABCD ग्रुप के ऑफिसर्स है उनके ऊपर इंक्वायरी कर सकता है CVC, ठीक है। लेकिन अगर कोई C और D ग्रुप के जो है उनके ऊपर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पहले की जाएगी। कैसे की जाएगी पूरा प्रोसेस देखा हमने। तो हेडक्वार्टर्स क्या रहेंगे, हेडक्वार्टर्स की प्लेस रहेगी दिल्ली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, ठीक है। सर्टन सर्कमस्टांसेस पे विजिलेंस कमिश्नर एक्ट कर सकते हैं एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। जब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की अचानक से अगर डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देते हैं और सीट वेकेंट हो जाती है, फॉर द मीन वाइल विजिलेंस कमिश्नर विल एक्ट एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर फॉर द मीन टाइम अंटिल न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट नहीं होते। पावर क्या रहेगी रिलेटेड टू इंक्वायरी, जैसे एक सिविल कोर्ट की होती है वही पावर सीवीसी की रहेगी। वाइल इंक्वायरी तो समन भेजना, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलना, रिसीविंग एविडेविट्स ऑन एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, ठीक है। तो सारी पावर सिविल कोर्ट वाली रहेगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी डायरेक्शन दे सकते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जैसी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएंगे। एनुअल रिपोर्ट सीवीसी पूरे साल में क्या काम कर रहा है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को भेजेंगे और प्रेसिडेंट आगे वो दोनों हाउस के सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चले मिसलीनियस पे, तो प्रोटेक्शन भी दी गई है, एग्जेम्पशन दिया गया है कि कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द कमीशन अगर उन्होंने सारा जो इंक्वायरी वगैरह अगर वो गुड फेथ में कर रहे हैं तो, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर होंगे ये पब्लिक सर्वेंट होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं 17 पे कि भाई जो भी इंक्वायरी जो है डीएसपी भी कर रहा है या जो भी इंक्वायरी वगैरह चल रही है वो इनको भेजेंगे। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, जो कमीशन है वो रिपोर्ट्स के लिए कॉल कर सकता है, रिटर्न वापस मंगा सकता है, स्टेटमेंट मंगा सकता है वापस, अपनी जो इन्होंने अपनी फाइल्स वगैरह भेजी है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेंगे, ये तो सीवीसी उनसे वापस कॉल कर सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी एड एंड एडवाइस लेनी है रूल्स बनाने के लिए, रेगुलेशंस बनाने के लिए, कोई नोटिफिकेशन निकालने के लिए, रिमूव डिफिकल्टीज करने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे काम करेगा और इसके लिए सीवीसी की जो है वो एड एंड एडवाइस ले सकता है, ठीक है। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन था यानी कि 1964 में उन्होंने जो काम किया उसको डीम किया जाएगा कि उन्होंने 2003 वाले एक्ट के अंदर ही काम किया है। सेक्शन 25 कह रहे हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट बनाएंगे। इसके अंदर कौन कौन होंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर खुद होंगे, विजिलेंस कमिश्नर होंगे, सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम के, पर्सनल के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, ठीक है। और इनका जो टेन्योर है वो जो रहेगा, इनका जो टेन्योर है 2 ईयर्स के लिए इनिशियली रहेगा, उसको मैक्सिमम एक्सटेंड भी करा जा सकता है 5 ईयर्स के लिए, लेकिन 1 ईयर के लिए ही एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 25 1946 ये बस वो है, बस आगे कुछ भी नहीं है। सेक्शन 27 रिपीलिंग एंड सेविंग सेक्शन है, दैट्स इट। with this we are done with whole of the Central Vigilance Commission Act 2003 स्टूडेंट्स, ठीक है। 27 के 27 सेक्शंस हमने समझ लिए हैं। आई होप आपको लर्न भी हो गए होंगे बाय हार्ट। अगर आपको अच्छा लगा है, मैंने बहुत मेहनत की है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। और
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, उसको आप ज्वाइन करो, सारे नोट्स आपको वहां पे मिलेंगे। और इस लेक्चर के बाद मैं 100 एमसीक्यू डालूंगी इस एक्ट के ऊपर, अगर आपने वो कर लिए तो आप सॉर्टेड हो इस एक्ट के लिए। फिर आप 100 on 100, ये एक्ट कहीं भी एग्जाम में है तो इस एक्ट की वजह से तो कहीं पे भी स्कोर लूज नहीं करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।